प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती फुर्तियां, फ्रेमवर्क तैयार, अगले हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इसहाकदार का कहना है, यकीन दिलाता हूं कि तरमीम पर बहस कराई जाएगी, पहले इसे सेनेट में लाया जाए। 27वीं तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल का ट्वीट तशवीशनाक है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। सलमान अकरम राजा की अपील, तमाम सियासी जमातें इस तरमीम की मुखालफत करें, जबकि बैरिस्टर गोहर कहते हैं रद्द अमल इमरान खान से मुशावरत के बाद देंगे। अहम सवाल यह है कि हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत है या मौलाना फजलुर रहमान फिर से रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान ने महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर को हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया। इमरान खान ने पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के राब्तों से रोक दिया है। उधर गजा में आर्मी फोर्स की तैनाती की तैयारियां। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स की मंजूरी मांग ली। ड्राफ्ट करारदाद सलामती कौंसिल को भिजवा दी गई, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप फोर्स की सदारत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ISF अमन मिशन नहीं बल्कि अमन इक़दामात का निफाज करने वाली फोर्स होगी, जो हमास से हथियार डलवाएगी और फलस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी। पीटीआई पंजाब में अंदरूनी इख्तलाफात और मुत्तहिदा अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली। क्या अपोजिशन वाकई मुत्तहिद है या सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो 27वीं आईनी तरमीम को लेके एक बहस छिड़ गई है, हुकूमत अपना एक क्लियर स्टांस लेके एक तरह से सामने आ चुकी है। अब इस सूरत हाल में जो वकला हैं, आईनी माहिरीन हैं, अपोजिशन है, मुत्तहिदा अपोजिशन है, उनकी एक शदीद मुखालफत आ रही है। पहले हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम पे वो भी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो ये इस वक्त हुकूमती तरजीह क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है जो सिचुएशन तरजीह तो बड़ा आपने ये इस सूरत हाल में ये मज़ाहिया बात ही लगती है कि बस ऑर्डर आया है तो उन्होंने क्योंकि इससे पहले कोई ये किसी से कोई शवायद नहीं मिले कि चंद लोगों के आपस में हुकूमत के बात करने के अलावा जो है कैबिनेट से या पार्लियामेंट्री पार्टी से या पार्टी से नून लीग ने बात की हो। ये तो बाद में जब बिलावल ने ट्वीट कर दी है तो अब ये खुल के ऑन करना पड़ रहा है। आज आउट ऑफ द वे जाके वो कह रहे थे कि ये हमारा अपना ही प्लान है, गवर्नमेंट का है। बिल्कुल डार साहब, आज उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने थोड़ी सी ये उम्मीद दिलाई है कि इसके ऊपर फिक्र ना करें, हम इसको वो बिल्डोज नहीं करेंगे। ये अब ज़राए के हवाले से ये चल रहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा है जुमेरात को वो CEC की मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन करना है या नहीं करना। जो कि ज्वाइन तो करना ही है, ये देखना है किन शराइत के ऊपर। और जुमे वाले दिन ये ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद ये सेनेट में पहले पेश की जाए। साइडार साहब ने सेनेट में ये कहा है, जी मैं ये तजवीज़ दूंगा क्योंकि सेशन चल रहा है सेनेट का 14 तारीख तक, तो पहले उसमें पेश की जाए, फिर वहाँ से ये कमेटी में भिजवा दिया जाए। तो कमेटी में इसके ऊपर वो कहते हैं जी थ्रेडबेयर बहस होगी और उसमें उन्होंने कहा ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाएगी कि नेशनल असम्बली के लोग भी उस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल कर लिए जाएंगे, ताकि ये ना हो, टाइम ज़ाया ना हो कि बाद में असम्बली फिर अलहदा कमेटी को भेजे। तो शायद ये 2-3 हफ्ते के अंदर ही जो है ना ये नवंबर के मिड तक ये जो है ना मामलात, ये शायद एक 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये मामला नज़र आता है कि ये सुलझा लिया जाएगा या ख़त्म कर लिया जाए, कंक्लूड कर लिया जाएगा। अब इसमें कोई अक्सरियत आईनी तरमीम के लिए दोनों हाउसों में अलहदा 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। ये कंबाइंड जॉइंट हाउस की नहीं, नेशनल असम्बली की अपनी 2/3 चाहिए और 2/3 सेनेट की चाहिए। 300 इस वक्त जो वहाँ पे 2/3 जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, अब वो तकरीबन 224 के ऊपर जो है ना 2/3 अक्सरियत बनती है कौमी असम्बली में। उनकी बताई जा रही है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो 233 हैं।
जी। तो नेशनल असम्बली की उनको कोई परवाह नहीं है, वहाँ पे उनके पास जो है ना वो बगैर JUI के भी उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद जी। है। सेनेट में 64 लोगों से ये 2/3 बनती है, मगर वहाँ बताया जा रहा है कि 61 मौजूद है उनके पास। और वैसे पिछली दफ़ा भी जो कमी थी वो लोटो से दस्तयाब हो गई थी, तो सेनेट में भी इजीली पहले तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है, मगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ये 64 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। JUI को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये देखना है कि JUI के लिए पिछली दफ़ा तो उन्होंने ये कहा कि ये आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत बनाना चाह रहे थे, तो ये हमारी काविश थी कि हमने उसको डाइल्यूट करवाया, काफ़ी तरमीम इसकी जो सख्त थी वो हमने नरम करवाई। तो ये जो सख्त अब दोबारा पेश हो रही है, तो अब क्या जवाब JUI देगी, इसके लिए मानती है नहीं मानती, उनको क्या क्विड प्रो दिया जा सकता है, ये भी एक मुश्किल सवाल है। क्योंकि पहले वो इंटरेस्टेड थे कि KP में अगर कोई गवर्नमेंट मिल जाए, तो मैं जिस तरीके से सोहेल आफरीदी की गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने मेजॉरिटी ली है PTI ने, तो वो उसका अब कम इम्कान लग रहा है। और KP की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई गवर्नर रूल या कोई इस तरह की सूरत हाल की जाए। तो JUI का एक सवाल है, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ऑफ कोर्स ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। पीपल्स पार्टी के जो है 74 MNA हैं, जिसके बगैर ये मेजॉरिटी बिल्कुल भी नहीं बनती है। सिंपल मेजॉरिटी वैसे या पीपल्स पार्टी के बगैर करीब करीब बन जाती है, मगर 2/3 नहीं बनती है। पीपल्स पार्टी का बिलावल की ट्वीट के जो 2 किस्म के मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो ये है कि उन्होंने इसको पब्लिकली कर दिया ताकि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो, शायद ये इस मुश्किल में ही ना पड़े। दूसरा ये है कि वो उन्होंने ये पीपल्स पार्टी क्योंकि इस राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पे ही रहना चाहेगी, अभी तक जो उनका कॉन्डक्ट 3 साल में रहा है, और इस बात का कभी इम्कान है कि वो शामिल ही रहेंगे। हाँ, देखना ये होगा किन शराइत के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो कि 18वीं तरमीम का बड़ा क्रेडिट लेती है। और आप देखें पिछले सिंध में जो है ना, ख़ास तौर पे ये सिर्फ उनका असूली मौक़िफ़ नहीं है कि सूबों के हकूक़ का सिर्फ मसला नहीं है या वफाक से डिसेंट्रलाइज करवाना मसला डेवोल्यूशन का भी नहीं है, ये साथ में उनका सिंध के वो जो हैं फिफ्डम है उनकी, पिछले 55 साल में 35 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत रही है, अभी भी 17 साल से उनकी ये हुकूमत चल रही है। तो इसलिए वो अपनी फिफ्टम में जो उससे वजारतें वापस इधर ट्रांसफ़र की जा रही हैं या NFC के ज़रिए जो सूबों को पैसे मिलते हैं उसमें वो शेयर में कमी जो है, ये मामलात हैं, ये शायद उनको कबूल ना हो। फिर ये है कि 18वीं तरमीम का ये जो बड़ा उनका स्टांस रहता है, जिसके लिए वो बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, तो हो सकता है इसके अंदर जो मुजव्वज़ा जो उन्होंने अपनी ट्वीट में जिन इश्यूज़ का जिक्र किया है कि ये मामला डिस्कस हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के सदर साहब के साथ, उनमें से कुछ डिकॉयज हों। डिकॉयज से मुराद ये है कि वो डाल दिए गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सूबों के ये 18वीं तरमीम से रिलेटेड NFC जो है वो मेरा ख्याल है वो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी भी तफसील मैं बताऊंगा कि क्यों प्रैक्टिकल नहीं है बगैर कंसेंसस के NFC को इम्पोज करना। तो ये चीज़ें शायद अगर निकल जाएं तो पीपल्स पार्टी भी और JUI भी की तरह वो भी क्रेडिट लेंगे, देखें जी ये तो बहुत सख्त आ रही थी, हमने ये नरम करवा लिया। और आईनी अदालतों उसको तो वो पहले भी पीपल्स पार्टी चाहती थी, जुडिशल मजिस्ट्रेसी भी उनकी अपनी बड़ा शौक़ है उनको कि डिप्टी कमिश्नर की कंट्रोल, ताकि पहले ही सिंध को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कंट्रोल करने का एक तरीका सीख लिया हुआ है। तो वो हमेशा चाहते रहे हैं कि ये इख्तियारात जो है डिप्टी कमिश्नर के पास आने चाहिए। तो बाकी चीज़ों पे उनको जो है उसकी 243 जो है उस पर हम कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे, अभी तफसील नहीं आई कि क्या उसके अंदर क्या इश्यूज़ क्या हैं, वो तफसीलात का इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। ड्राफ्ट पिछली दफ़ा भी जो है वो बड़ी सबको मुख्तलिफ दिए थे, लास्ट मिनट पे बस पकड़ा दिया गया था। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि कमेटियों के पास इसको बहस की जाएगी, मगर अभी पता नहीं कि
ये लास्ट मिनट में ख्याल बदल भी जाता है, सोच की तब्दीली भी आ जाती है। अब ये देखना कि पीपल्स पार्टी इन रिटर्न अपना पाउंड क्विड प्रो को, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश में क्या मांगती है। तो कुछ तो होती हैं सूबे के लिए जी, मैस ट्रांजिट होता है, सखर टू हैदराबाद मोटरवे के फंड्स होते हैं। फिर उनका एक और मामला आज़ाद कश्मीर में फंसा हुआ है, उनके पास 27 लोगों की मेजॉरिटी उन्होंने साबित की हुई है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं दे रहे। बताया जाता है कि एक वजह यह है कि वो जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है। नून लीग ये कह रही है कि आप जो है ना उसके बाद अर्ली इलेक्शन करवा लें, ये अक्टूबर में 6-7 माह के लिए जो आपने बनना है। तो ये इसकी तुकरी समझ आती, और पहले भी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक रिएक्शन बड़ा आया है, तो आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। और पीपल्स पार्टी को पास नंबर्स तो हैं, वो बगैर उनके नून लीग के भी अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं, मगर फंड्स अगर उनको नहीं देते, गवर्नमेंट में आने का मकसद ये होगा कि इलेक्शन से पहले वो फंड्स खर्च सकें और अपना कुछ वोट बैंक बढ़ा सकें। तो उसके बगैर, और वो वफाक ने का कोऑपरेशन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो वो ये एश्योरेंसेज हैं। तो हो सकता है कि इस पैकेज का वो भी हिस्सा हो। ठीक है आमिर साहब, अब ये सवाल तो बहरहाल इस वक्त भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस पर डिस्कशन के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद माहिर कानून है कि होनी क्यों ज़रूरी है और कौन सी शिकें हैं जिसकी वजह से इनको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। मैंने इसका कुछ थोड़ा सा सियासी मुज़मरात के ऊपर तो बात की है, मैं आपसे ख़ास तौर पे आइनी मामलात और कानूनी मामलात पे पूछना चाहता हूँ कि ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं की भी जो तजावीज़ आई हैं बिलावल भुट्टो की ट्वीट के ज़रिए, तो क्या इसके बाद ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक 1973 का आइन कहलाता है, तो वो कहला पाएंगे? जी शुक्रिया आमिर साहब। मैं समझता हूं कि जिस आइन में एक आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म कर दिया जाए, तो वो बिल्कुल 1973 का आइन तो नहीं माना जा सकता। उस आइन में तो एक बड़े वाज़ेह तौर पे एक सेपरेशन ऑफ पावर्स उसमें मेंटेन की थी। भुट्टो साहब की जिस दिन आइन नाफिज हुआ था, उस वक्त तकरीर थी कि जो बुनियादी हकूक हैं वो पार्लियामेंट भी ख़त्म नहीं कर सकती, और उनके ऊपर जो कदगन है वो आज़ाद अदलिया की मौजूदगी, इवन पार्लियामेंट्री इख्तियारात पे एक आज़ाद अदलिया जो है वो एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी। अगर आप वो चेक एंड बैलेंस हटा देते हैं तो एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो नहीं खिलाई जा सकती। ये पिछली दफ़ा जब आइनी बेंचेस बने, हालांकि आइनी अदालत की उस वक्त भी कोशिश की गई थी, तो बिलावल साहब का ख़ास तौर पे बहुत आर्ग्यूमेंट था, बार्स में जाके उन्होंने कहा कि वर्कलोड जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हम करना चाहते हैं। तो ये इस अरसे में जो बेंचेस ये बने, क्या वर्कलोड वाला वो काम कर गया, उससे कम हुआ? देखें, कोई वाज़ेह फ़र्क तो नहीं पड़ा। आईनी बेंच ने आपके सामने 3 या 4 मुकदमे जो हैं वो मेजर चलाए, और 4-4-6 मिलिट्री कोर्ट्स का केस 4-4-6 महीने चलाया। फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स का रिव्यू था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर का मामला था। अब 26वीं तरमीम उन्होंने टेकअप की हुई है, एक सुपर टैक्स का मामला है। तो आईनी बेंच में जो 7-8 जजेस बैठते हैं यूजुअली, उनके तो कोई सच इतना कोई उन्होंने वर्कलोड तो नहीं शिफ्ट किया। दूसरा इशू ये है कि ये जो डिस्कशन भी है ना कि आईनी अदालतों से बनने से कोई आम मुकदमात पे कोई फर्क पड़ेगा, ये चीज एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है। भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो 55,000 केसेस हैं। जो आम लोगों के जो मुकदमात हैं, जो 24 लाख केसेस हैं, वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। तो अगर आपने इस्लाहात करनी है और वाकई अवाम के मसाइल हल करने हैं, तो फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कवानीन हैं, जो फौजदारी के और दीवानी मुकदमात हैं,
उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनको अपडेट करें, मगर उस पे तो कोई तवज्जो नहीं होती। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ आईनी अदालतों पे होती है, सुप्रीम कोर्ट पे होती है, क्योंकि जो हुकूमत के और सियासी जमातों के जो मसाइल हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में और आईनी कोर्ट्स में चलते हैं। तो इंटरेस्ट उनका सिर्फ ये है कि अपनी पावर वहां प्रोटेक्ट करें। जो अवाम है वो 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड और 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चल रही है, वो उसके बारे में तो उनको कोई परवाह नहीं है। ये एक नुक्ता नज़र चल रहा है कि ये जो 26वें आईनी तरमीम के ऊपर चल रहा है मुकदमा इस वक्त, जिसका आप भी हिस्सा हैं, तो ये डर पड़ गया था कि कहीं अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी कहीं वो फुल कोर्ट बनाने की तरफ राग़िब ना हो जाएं, तो इसलिए आईनी अदालत की ज़रूरत को महसूस किया गया प्रीएम्प्टिवली। तो अब अगर ये बन जाती है तो फिर ये जिस तरह बेंच ही अपने मतलब सुन रहा है, तो आईनी अदालत ही ये फैसला करेगी कि ये आईनी तरमीम जो है वो क्या आईनी है या नहीं है। जी आमिर साहब, ये आपने बिल्कुल हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पे आपका सवाल जाता है। जो आईनी बेंच के सामने भी जो दलील पेश की जा रही है वो यही है कि भाई आप खुद 26वीं तरमीम की इजाद हैं, और जो 26वीं तरमीम की इजाद है वो खुद अपने वजूद पे फैसला नहीं कर सकती। वो फैसला जो है वो जो ओरिजिनल कोड था जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो वो ही करेगी कि ये आईनी तरमीम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या नहीं है। अब अगर आप वो प्रिंसिपल अबेंडन कर देते हैं, जो कि बाकी आम कवानीन में भी रोज ये हमारी सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करती है, वो कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कोई इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है तो इनकम टैक्स का जो ट्राइब्यूनल है वो ये नहीं कह सकता कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो गैर आईनी है या नहीं है, वो तो खुद ही उस ये लेजिस्लेशन की पैदावार है। तो यही प्रिंसिपल वहां फुल कोर्ट के लिए इसलिए इस्तदा की जा रही थी। मगर अगर आप वो प्रिंसिपल अबैंडन कर देते हैं, तो अगर अब नई एक आईनी अदालत बनाई जाती है, तो फिर ये कहा जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम का चैलेंज भी जो है वो अब ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। और कल को उससे भी आगे जाए, अगर 28वीं आईनी तरमीम आ जाती है जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी खत्म कर दिया जाता है और कहा जाता है आज के बाद जो भी जुडिशियल रिव्यू की दरखास्त है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुना करेगा, तो फिर आप वो 28वीं आईनी तरमीम जो है वो आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास चलाएंगे। अगर ये प्रिंसिपल ये सेटल नहीं होता तो हम एक वन पार्टी स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये एनएफसी का मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि जो मेरी एज अ साफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि जो 160 है आर्टिकल, उसके अंदर ये अगर कंसेंसस ना हो, कंसेंसस का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पे, तो मैकेनिज़्म बनाया गया है कि उस सूरत में ये प्रेसिडेंट के पास ये मामला चला जाता है और वो ये गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। मगर आज तक कभी ये 1991 से लेके आज तक 35 साल में इसको प्रैक्टिस नहीं किया गया, क्योंकि उससे वफाक और सूबों के दरमियान में दरार आ जाती है अगर कंसेंसस ना बनाया जाए और एक सूबे को इम्पोज कर दिया जाए उसके ऊपर एनएफसी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कोशिश यही रही है क्योंकि पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है और उसमें और शुरू से ही सूबाई जो हकूक हैं उस पे एक बहुत सेंसिटिव मैटर है सारे प्रोविंसेस के लिए ऑब्वियसली, और ये अच्छी चीज रही है कि एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से अपना हमेशा कंसेंसस बनाया गया है। अब और 18वीं तरमीम की एक जो इम्पोर्टेंट चेंज थी वो ये थी कि एनएफसी अवार्ड जो है वो एक बार जब सेटल हो जाए रेशो प्रोविंसेस का, तो वो फिर उसके बाद कम नहीं हो सकता। तो अब गालिबन बहुत अरसे से इस चीज पे बात हो रही है कि वफाक का ये नुक्ता नजर है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गई हैं, सूबों के पास ज्यादा हो गई हैं, तो अक्सर ये चीज कही जाती थी कि इसको कोई वापस खींचने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए।
तो वो शायद जो बिलावल साहब की ट्वीट है उससे तो यही अंदिया मिलता है कि उस चीज पे अब कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा था एनएफसी का कि सिंध को भी जाहिर है पीपल्स पार्टी को इस इशू पे, क्योंकि वो क्रेडिट लेते हैं 18वीं तरमीम का और सूबों के हकूक़ के हवाले से ये तरमीम लाने का 18वीं वाली। केपी में पीटीआई की जो मुखालिफ वफाक से गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली ये इशारे दिए हैं कि वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस सूरत में क्लियरली उनके या तो बगैर किया जाएगा जब ये एनएफसी अवार्ड प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, या इसको फिर डीकॉय के तौर पे रखा गया है कि इसको हटा देंगे, वो कहेंगे जी ये तो बड़ी सख्त थी हमने नरम करवा दी। आपको क्या लगता है? देखिए, अपना जो सियासी जो टैक्टिक्स हैं और गिव एंड टेक हैं वो आमिर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि ये पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट देने का भी हो कि ये देखें इसमें जो इसके अलावा एनएससी के अलावा भी जो ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है वो हम पॉपुलेशन प्लानिंग ये हम सूबों से लेके वापस वफाक को दे देंगे, तो हो सकता है ये एक नेगोशिएटिंग चिप हो और एक फिर क्रेडिट भी ले सके। माजी में भी यही हुआ था कि कहा कि हमने देखें कुछ कॉम्प्रोमाइज तो किया है मगर हमने उसकी जो रिगर्स हैं वो रिलैक्स करवा दिए हैं, और असल मकसद जो हो वो मैं समझता हूं जो ये जुडिशरी रिलेटेड और फिर आर्टिकल 243 के हवाले से जो चेंजेस हैं उस पे मैं समझता हूं कि इन दोनों पार्टीज में कंप्लीट हम-आहंगी होगी। मैं एक और बड़ा मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर रोशनी डाल सकें कि जो ये इशारा दिया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके हवाले से जो एक ऑब्स्टिकल रहता है उसको भी रिमूव किया जाएगा जो है। तो पहले भी मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जेक्टिव की, अगर अपोजिशन में और गवर्नमेंट में इत्तेफाक ना हो तो जो उसका तरीकाकार है उसमें एग्जेक्टिव का ही मर्जी चलती है। तो क्या मुझे शक सा पड़ता है कि ये कोई रीअपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ कोई ये जाती चीज जाती नजर आ रही है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी टर्म्स तो अब कई महीने पहले एक्सपायर हो गई और वो फिर 26वीं तरमीम के बाद उनको चलाया जा रहा है कि नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, मगर कोई खातिर खा हमने कोई गवर्नमेंट की तरफ देखा कि हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ बैठ के कोई नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने, कोई बातचीत हो, कोई ये हो, तो देयर इज नथिंग। तो ऑब्वियसली मकसद यही था कि 26वीं का कि फिलहाल इनको आगे चलाएं और फिर 27वीं में हम अपना तरीक़ेकार ले आएंगे और अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर तयन कर देंगे। क्योंकि इतने अरसे से चला रहे हैं, वैसे तो स्पेकुलेट तो नहीं मगर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है कि जी शायद ये जजेस की उम्र भी बढ़ाई जाए। और हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब तो यहाँ तक कहते नजर आएंगे फायज ईसा साहब को भी इम्कान हो सकता है लाया जाने का। ये बैगेज इसका ही बड़ा होगा, मजीद बैगेज ये उठाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, इसमें 2-3 किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि मौजूदा जजेस लिए जाएं, दूसरा एक लॉबी ये भी कहती है कि नहीं मौजूदा नहीं बल्कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें नई आईनी अदालत में शामिल किए जाएं, और तीसरे वो भी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हम इन जजेस पे क्यों अपना सारा वो रिलायंस प्लेस करें, डायरेक्ट वकला भी हैं तो माशाल्लाह जो डायरेक्टली इस आईनी अदालत में आ सकते हैं। तो वो तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर जहां तक उनकी टर्म्स और रिटायरमेंट की बात है, एक ये है कि 68 साल हो या 70 साल हो, उससे सब नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहिबान हैं उनके लिए भी एक इंसेंटिव बनता है। दूसरा कि हम अगर आईनी अदालत में हमें सिलेक्ट कर लिया गया तो हमारी टर्म्स एक्सटेंड हो जाएंगी। दूसरा एक ये भी चीज है, मगर मैं समझता हूं कि शायद गवर्नमेंट उस हद तक ना जाए
एक जो बात की जाती थी कि आईनी बेंच का जो असल मकसद, असल गवर्नमेंट को फायदा है, वो ये है कि आईनी बेंच में कभी भी अगर कोई जज कोई जरा ज्यादा इधर उधर हो रहा हो तो आप फौरन उसे आईनी बेंच, एक जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला के उस जज को आईनी बेंच से ही निकाल सकते हैं। तो ये एक ये चीज आईनी, इस किस्म की कोई चीज आईनी अदालत में भी डाली जाए या ना डाली जाए, या उनके टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड ऐसे रखें कि अगर कोई जज कोई बीच में कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट बातें करना शुरू हो जाए तो कम से कम आप उसको, उसकी टर्म एंड होने पे आप उसको साइड पे कर सकें। तो ये चीजें तो सारी क्लियर तब होंगी जब एक्चुअली मुसव्वदा जो है वो सामने आएगा। मुसव्वदा तो अभी नहीं आया, मगर बिलावल साहब ने ये भी उसके अंदर इशारा दिया है कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से भी तरमीम पे बातचीत चल रही है। तो अगर ये हाई कोर्ट का जो पहले ही सिलसिला एक जारी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा, तो ये अगर इजाज़त दे दी जाती है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर भी कहीं भी फेंका जा सके, तो ओवरऑल जुडिशरी जो है, जिस तरह पहला सवाल जो मैंने किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक किधर जाती भी नज़र आ रही है, और वकला बार और बेंच की तरफ से मज़ामत जो है, मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल बार के इलेक्शन में जो है वो जो उम्मीद की जाती कि रिएक्शन आएगा, तो मुझे तो ज़्यादातर लोग वो हम ही नज़र आए 26 के भी, और अगर 27वीं आएगी तो उसके भी शायद। देखें, ये जो ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी देखें, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कैसे करती हैं। आपको पता है किसी ब्यूरोक्रेट को भी सर्विस प्रोटेक्शन होती हैं, निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबा होता है। तो जो तरीकेकार पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि किसी की लाहौर में पोस्टिंग हो तो उसको उठा के बहावलपुर भेज दें, तो उस प्रोसेस में या किसी आउट स्टेशन भेज दें, कोई ओएसडी बना दें, तो उस प्रोसेस में आप अपना कंट्रोल मेंटेन कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी पे। अब वही तरीकेकार अब जुडिशरी पे किया जाएगा। जहां तक आप मज़ाहमत की बात करते हैं, वैसे तो बार में बहुत इसमें आवाजें उठी हैं, मगर देर आर ऑब्वियसली बार में एक वो भी हल्का है जो कहता है कि जो भी हुकूमत करे या जो भी जो हुकूमत जो एक्चुअल पावर्स दैट भी कोई करे तो हमने उसकी हिमायत में बोलना है। उस पे तो बस वो शेर याद आता है जो बने हैं अहले हवस, मुदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुनसफी चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, बड़ा उन्होंने पर्टिनेंट शेर कहा है आमिर साहब, जो सूरत हाल में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और ख़ास तौर पे आपके इस सवाल के जवाब में जो आपने रॉक कहा आदमी है। मुझे शर्फ हासिल रहा है, इनके वालिद साहब भी जो जस्टिस सलाहुद्दीन साहब थे वो भी बड़े कमाल के आदमी थे, वो भी बड़े बाज़ौक़ आदमी थे, तो इन्होंने विरासत में ये चीज़ें मिली हैं इनको। आमिर साहब, अब इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? जो साइड डिस्कशन आपने बैरिस्टर साहब की सुनी है, आपका क्या इसके ऊपर टेक है उनकी बात सुनने के बाद? क्योंकि एक आईनी पहलू है और एक इसका पॉलिटिकल पहलू है। इसका अब मैं समझता हूँ कि वो ये ओवरऑल जो है अभी फिग लीफ नहीं रह गया है। पीपल्स पार्टी जो है, और हर सूरत में क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो ये, मेरा ख्याल है क्लियरली इसमें से कुछ चीज़ें डाइल्यूट करवा के, जिस तरह JUI ये जस्टिफाई करती रही कि जी देखें हमने तो इसको कुछ चीज़ें निकलवा दी हैं, असली बिल तो बहुत ही खौफनाक आ रहा था, वो करवा के बहरहाल वो इसी गवर्नमेंट का, इसी सेटअप का हिस्सा रहना चाहते हैं और उन्हें नज़र आ रहा है। और नून लीग तो बिल्कुल जो है ख़ास तौर पे जो रूलिंग ख़ानदान है वो तो बिल्कुल किसी सूरत में भी, हर सूरत में वो गवर्नमेंट रखना चाहती है, और बड़ा सूट करता है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें मर्जी की मिल गई। इंतज़ामिया के ऊपर भी जब ये जुडिशल डिप्टी कमिश्नर के पास ये इख्तियार आ जाएगा तो कि जी वो किसी को भी सज़ा दे सकता है, जज का रोल भी दोबारा आ जाता है।
तो फिर ये मज़ामत जो करेगा उसको जो है सीधा डिप्टी कमिश्नर साहब अदालत में कहीं ना कहीं जज की एक ट्रेनिंग होती है, उसको किसी ना किसी कानून का सहारा लेना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर साहब को ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता है अगर मैं नहीं करूँगा तो शाम को ट्रांसफ़र कर दिया जाऊँगा, तो जज भी खैर किए जा सकेंगे इसके बाद अगर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी मामला इसमें सवार लेते हैं। दूसरा, CEC अपनी मर्ज़ी का अगला इलेक्शन भी फॉर्म 47 इंश्योर्ड हो गया, तो वो तमाम इख्तियारात जो है वो ताहयात हुकूमत रखने के वो उसके अंदर वो अपनी तरफ से कर लेंगे। मगर कुछ लॉ ऑफ नेचर भी होता है, कोई मंतिक भी होती है, तो वो इतने ज़्यादा फ्रंट्स खोलने से वो मुश्किल हो जाता है। नेचर ज़्यादा लॉ ऑफ पावर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय ऑल मींस इट इज सपोर्टिंग लॉ ऑफ पावर। और आमिर साहब यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमें एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, उनसे भी गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है यूएस से हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर अवैस सलीम साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। आमिर साहब ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, तज्जियाकार तो हैं ही हैं मगर हमारे साफ़ी भाई रहे हुए हैं। सो वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, एकेडमिक हैं, डॉक्टर हैं, मगर हम जर्नलिस्ट होना ज़्यादा बड़ा एहसास समझते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात में जो लीड थी ना, उसमें ज़ाहिर एक तशवीश पाई जाती है। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे गाज़ा में फ़ौज बनाने के ऊपर जो है उनको तशवीश है। तो आज ये वज़राए ख़ारजा की जो इस्लामिक कंट्रीज़ के जो है हुई, उसके बाद ये एक तासुर बना कि इनखला जो है ना, वो कह रहे हैं जब तक इसराइल का नहीं होगा वहाँ से गाज़ा से, तो ये जब तक जो है ना ये फोर्स के अंदर हम कम अज़ कम शामिल नहीं हो रही है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये आया। अभी ये एक्सियोस की जो ये एक वेब पोर्टल है, आप तो समझते हैं नाज़रीन के लिए, उसकी एक ख़बर है और इसको अभी तक कहीं से डिनाई नहीं किया गया। उसके मुताबिक अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से जो है मंजूरी मांग ली है कि गाज़ा में जो ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसको UN का कवर दिया जाए। और ये उनकी खबर है। और उसके 2-3 चीज़ें मैं नाज़रीन के लिए बता दूं क्विकली, कि वो कह रहे हैं कि वो फिर जो हमें बताया जा रहा था पीस कीपिंग नहीं होगी, उसके ये एक इन्फोर्समेंट फोर्स होगी, यानी वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। और इम्प्लीमेंट करवाने में जो सबसे बड़ा हमारे लिए तशवीश का पहलू रहता था कि हमास को डीवेपनाइज करवाने के अंदर क्या हम शामिल होंगे, तो इस खबर के मुताबिक जी बिल्कुल उस करारदाद की मंदरजात में जो है ये चीज़ भी मौजूद है। मज़ीद ये है कि ये जो मुस्लिम ममालिक, ये जो मुल्क होंगे जो इसका हिस्सा होंगे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। और फिर ये 2 साल के लिए ये वहाँ पे डिप्लॉय होंगे। उसके बाद फिर ये इसको गाज़ा को डीमिलिटराइज करना भी शामिल होगा, डी कमिशनिंग ऑफ वेपन भी इसके अंदर शामिल होगी। और जो है ये तो इसके अंदर बाकी ये है कि जिन अफवाज का जिक्र है जिनकी तरफ से मंजूरी का बताया गया है, उसमें इंडोनेशिया, अज़रबैजान, इजिप्ट और टर्की हैं। टर्की का पहले ये बताया गया था, इसराइल ने कहा था वो इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान का इसमें जिक्र नहीं है। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं अभी क्या ट्रूथ क्या है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसका जवाब देने के लिए मैं गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने ब्रेक से पहले ख़त्म की थी, जहां आप कानून की बात कर रहे थे और ताकत की बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर कानूनी लगती हैं, लेकिन उनमें ताकत का इस्तेमाल जो है वो बहुत वाज़े आपको नज़र आता है कि वो बैलेंस किस तरफ को टिल्ट कर रहा है। जब ये मुआहिदा जो है, जो प्रपोज्ड मुआहिदा अमेरिका की तरफ से सामने आया और फिर इसको वेलकम किया, इसराइल ने भी कॉशियस वेलकम किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने और हमास ने भी, तो ये बड़ा वाज़े है इसमें अब तक जितने तबसरे हमारे सामने आए हैं या अंदर की खबरें आई हैं कि इसमें इसराइल की मुशावरत तो शामिल थी,
लेकिन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी मुशावरत इसमें उस तरह से शामिल नहीं थी। उन्हें यह बताया गया है कि हम ये आपके लिए कर रहे हैं और आपको अगर आप इसको कबूल कर लें तो आपके लिए हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब ये जो एक ऑप्टिमिज्म है उसकी तह में बहुत सारे खदशात हैं। पहली बात तो ये कि ये जो कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन है उस रीजन की और हमास को डिसमेंटल करना है, हमास ने अभी तक उस पर पूरी तरह आमादगी जाहिर नहीं की है। उन्होंने जो प्रिजनर्स एक्सचेंज है, कैदियों का तबादला है, उस पर सिर्फ आमादगी जाहिर की है। दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल बज़ाहिर इस पर आमादा हो रहा है कि वो गजा के इलाके खाली कर देंगे, तो क्या वो कौन सा नक्शा होगा जिसके मुताबिक वो इलाके खाली करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ये फलस्तीनी इलाके पर कब्जा करने का सिलसिला पिछले को 60-70 साल से शुरू किया हुआ है और नक्शा मुसलसल बदलता जा रहा है। फिर उसके बाद जो एक खदशा इवन इसराइली अखबारात में और अमरीकी मीडिया में बार बार जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा अपनी लाइन से बाहर जाकर खेल रहे हैं और खास तौर पर जो उन्होंने अमरीकी इत्तेहादी कतर पर हमला किया उसके बाद शायद ये जरूरत समझी गई कि फौरन एक ऐसा मुआहदा किया जाए जिसके जरिए उनको कंटेन किया जाए। और इसराइल के लिए शायद ये मुमकिन नहीं था कि वो फौरन ट्रंप को रिजेक्ट करते और उनको ऑफेंड करते जिस किस्म की वो पर्सनालिटी हैं। तो उन्होंने बज़ाहिर तो उस पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन अपना जो फार राइट सेंटिमेंट है जिसको उन्होंने पॉलिटिकल क्लाउट के तौर पर यूज किया है इसराइल में, जैसे ही प्रिजनर्स एक्सचेंज होगा उसके बाद वो दोबारा वही सिलसिला जारी रख सकते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के कि हमास जो है वो मुआहदे पर हमला नहीं कर रहा या फलस्तीनी अथॉरिटी जो है उन्होंने कोई वायलेशन किया। और आपको पता है कि ऐसे मामलों में फिर ताकत का तवाजुन जो है वो किस तरफ होता है। तो इस वक्त ये सदर ट्रंप और उनकी टीम जो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो ये जिसका तज़किरा बार बार सदर ट्रंप करते हैं कि जी हमें जो है वो एक नोबेल इनाम लेना है और मैं जंगें ख़त्म करवा सकता हूँ। और दूसरा जो उनके तमाम करीबी मुशीर हैं उनका एक स्टेक है इस पूरे प्रोसेस में। वो वहाँ पर रिवेरिया बनाना चाहते हैं, वो वहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, वो सारे बिल्डर्स हैं और उनके माली मफादात इससे वाबस्ता हैं। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान नहीं होगा। आपने देखा कि जब ये मुआहदा सामने आया था तो जो इनिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खारजा ने बयानात दिए थे खैर मकदमी, उसके फौरन बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वो ज्यादा आगे जा रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की। जो हमारे वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बयान भी दिया कौमी असम्बली के अंदर के इसमें तो वो शिकें शामिल ही नहीं है जिन पे हमने एग्री किया था। तो ये इतना आसान नहीं होगा दूसरे ममालिक की निस्बत के पाकिस्तान बिल्कुल फ्रंट लाइन में जाकर इस फोर्स में खड़ा हो जाए और इस मुआहदे को वैसे ही तस्लीम कर ले, बावजूद इसके कि उसमें एक बर्तरी हमें इसराइल की नजर आ रही है। ये पाकिस्तान की तरफ से असल में बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मुतज़ाद किस्म के बयानात आते हैं। फॉरेन ऑफिस एज यूजुअल जो है वो कॉशियस रहता है, पर यहाँ कुछ हुकूमती लोग हैं जो किस तरह के बयान देते हैं कि जी वहाँ पे हमास की डी वेपनाइजेशन जो है पे वगैरह भी ये हमारी फोर्स जाके करवाएगी। एक जो एक तबका ये कह रहा है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की पीस स्पीकिंग हम पहले भी करते रहे हैं, तो वो मशरूत हो तो शायद इजाज़त दी जा सकती है। मगर ये ट्रंप वाला वही प्लान है जो पहले पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर मोहर लगवाई जा रही है। इंचार्ज इसके अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। और वो जो आप कह रहे हैं इनखला खनी, इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि वो इसराइल वाले ये तो डीवेपनाइज फौरन करवाएंगे मगर वो ग्रेजुअली इनखला कराएंगे। ग्रेजुअल की टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि 1 महीने में 2 महीने में। तो ये इसकी सूरत में अगर ये यूनाइटेड नेशन से पता नहीं अभी ये होता है इकरारदार या वीटो होती है नहीं होती, मगर क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? आप बाखबर हैं पाकिस्तान के हालात से कि इसके रोशनी में अपनी फौज भिजवा सके?
नहीं, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन में है, जहां वो एक तरफ सदर ट्रंप के राइट साइड पर आकर खड़े हो गए हैं, बार बार वो तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि उसके पसे पर्दा पाकिस्तान को इस मुआहदे में कोई रोल देना मकसूद हो। लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर होगी, आप जितने मर्जी इस वक्त ताकतवर नजर आ रहे हो और आपने बसात अपनी मर्जी के मुताबिक बिछा चुकी हो, आप कहीं ना कहीं जाके ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे फिर वो चीजें जो है वो गलत सिमत में जाना शुरू हो जाती हैं, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का एक सेंटिमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, डॉक्टर अवैस सलीम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर साहब, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।